बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात की थी और हमने ये स्टडी किया था कि अगर हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से वर्क निकालना हो तो हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से वर्क निकाल सकते हैं और इसको हम डॉट प्रोडक्ट के फार्मूला के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं फोर्स की मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और साथ में हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने डिफरेंट केसेस में थीटा की डिफरेंट वैल्यू के लिहाज से वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। आज हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को फाइंड करेंगे कि किस तरह से हम जो है वो वेरिएबल फोर्स लगने की सूरत में वर्क को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड होती है और दूसरा उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों ही चेंज हो जाएं, उस फोर्स को हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। और ऐसी फोर्स जिसमें ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो उसे हम कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। तो वेरिएबल फोर्स को हम डिफाइन करेंगे, ए फोर्स हुज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल में हमारे पास पहली एग्जांपल आएगी फोर्स ऑन रॉकेट। जब रॉकेट जो है वो अर्थ से दूर जाता है तो उस पर लगने वाली जो फोर्स होती है वो वेरी करती है। तो स्टूडेंट्स, इस बात को हम जो है वो न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। न्यूटन ने कहा था कि अगर दो पार्टिकल का मैस है और उनके दरमियान कोई डिस्टेंस आर है तो उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब यहाँ पर अगर हम सपोज कर लें कि एम हमारे पास मैस ऑफ अर्थ है और स्मॉल एम हमारे पास रॉकेट का मैस है और आर उस रॉकेट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है, तो जैसे जैसे रॉकेट जो है वो अर्थ के, फॉर एग्जांपल ये अर्थ का सेंटर है, रॉकेट अर्थ के सेंटर से दूर जाता जाएगा तो हमारे पास ये आर की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मैस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है और जो हमने रॉकेट लिया होगा उसका मैस भी हमारे पास जो है वो एम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि फोर्स जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे रॉकेट दूर जाता जाएगा आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो इधर से हमारे पास उस पर लगने वाली फोर्स जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे रॉकेट अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऊपर को जाता है उस पर ये जो फोर्स लग रही होती है इसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो ऐसी फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल फोर्स। लिहाजा रॉकेट पर लगने वाली ये फोर्स जो होगी ये एक वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल मैंने लिखी है फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। हम जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उस स्प्रिंग में एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं और वो रीस्टोरिंग फोर्स हमारी लगाई गई फोर्स को अपोज करती है। अब अगर आप स्प्रिंग को ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं इट मीन्स स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी वो ज़्यादा होगी। लिहाजा जैसे जैसे आप उसको स्ट्रेच करते जा रहे हैं, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रहे हैं, आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंगली स्प्रिंग में भी उतनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती जाएगी। तो जैसे ही स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू चेंज होगी यानी उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी तो वो भी हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स बन जाएगी। लिहाजा स्प्रिंग को स्ट्रेच करने से स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है रीस्टोरिंग फोर्स उसे भी हम वेरिएबल फोर्स मान सकते हैं। तो अब हम जो है वो ये डिस्कस करते हैं कि अगर किसी पार्टिकल पर वेरिएबल फोर्स लग रही हो और वो उस वेरिएबल फोर्स के अंडर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा हो तो हम उस केस में वर्क डन जो है वो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने सपोज किया है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक पार्टिकल इस पॉइंट ए से
इस पॉइंट बी तक जाता है और वो इस कर्व पाथ को फॉलो करता है, और जिस दौरान वो ए से बी तक जाता है उस पर वेरिएबल फोर्स लग रही होती है। वेरिएबल फोर्स मतलब उस पर लगने वाली फोर्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है या डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या हो सकता है जब वो पार्टिकल ए से बी तक जा रहा हो तो उस फोर्स की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही हो और डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो। तो जब भी हमने वर्क कैलकुलेट करना है फोर्स के लगने की वजह से तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूला में हमारे पास ये डी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और आप जानते हैं कि वेक्टर जो है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और एक साइड पर एरो हेड होता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो पाथ है ए और बी के दरमियान ये कर्व पाथ है। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हम वो इक्वेशन 1 जो है उसको अप्लाई करें वर्क कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारे पास जो पाथ है उसको फ्लैट होना चाहिए जिस पाथ पर पार्टिकल ने मूव किया है। तो हम इस पाथ को फ्लैट कैसे बनाते हैं, हम इस पूरे पाथ के छोटे छोटे पैचेस बना लेंगे। फर्ज करें मेरे पास एक पैच यहाँ से लेकर ये वाला आ जाएगा, तो ये वाली जो मेरे पास लेंथ है ये फ्लैट है। इसी तरह अगला पैच मेरे पास ये आ जाएगा, ये लेंथ भी फ्लैट है। अगला पैच मेरे पास ये आ जाएगा, ये लेंथ भी फ्लैट है। इसी तरह मैं इस पूरे पाथ के छोटे छोटे पैचेस बना दूंगा। फर्ज कर लें हमारे पास लास्ट वाला पैच जो है वो ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे पाथ को डिवाइड कर देंगे स्मॉल पैचेस में, और वो स्मॉल पैचेस हमारे पास क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट्स होंगे, क्योंकि स्ट्रेट हैं वो हमारे पास स्ट्रेट पाथ एलिमेंट्स हैं, तो हम उन्हें डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है ये वाले पैच का, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास है डेल्टा D1 फर्स्ट पैच। उसके बाद ये हमारे पास है सेकंड पैच, इसको हम कह देते हैं डेल्टा D2। थर्ड पैच को हम कह देते हैं डेल्टा D3, और इसी तरह हमारे पास लास्ट वाला पैच आ जाता है डेल्टा DN। तो हमने ए से बी तक के पाथ को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया है। तो उन पैचेस का डिस्प्लेसमेंट क्या है, फर्स्ट का है डेल्टा D1, सेकंड का है डेल्टा D2, थर्ड का है डेल्टा D3 और लास्ट वाले का हमारे पास आ जाएगा डेल्टा DN। अब डेफिनेटली जब पार्टिकल ए से बी तक जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगी, और हम ये सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है वो वेरिएबल फोर्स है। तो फर्ज कर लें हमारे पास जब पार्टिकल फर्स्ट पैच में मूव करता है तो उस पर जो फोर्स है वो ये लग रही होती है, उसको मैं F1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और फर्स्ट पैच में F1 फोर्स का डेल्टा D1 के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास ये वाला एंगल है, और इस एंगल को मैं कह देता हूँ ये एंगल है θ1। इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड पैच वाले की तो उसमें हमारे पास फोर्स ये आ जाएगी, इस फोर्स को हम F2 कह देते हैं, और F2 का डेल्टा D2 के साथ ये वाला एक एंगल है, इस एंगल को हम θ2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और लास्ट वाले पैच के केस में हमारे पास फॉर एग्जांपल फोर्स ये आ जाएगी, उसको हम Fn कह देते हैं, और ये वाला जो एंगल थीटा है हमारे पास, इस एंगल थीटा को हम θn का नाम दे देते हैं। तो यानी यहाँ पर हमने ये सपोज किया है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, F1 F2 मैग्नीट्यूड, और उस फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल है हर पैच में वो डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए मैंने उसको θ1 θ2 θn लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पैच में हमारे पास फोर्स है F1, सेकंड में फोर्स है F2, थर्ड में फोर्स है F3, और लास्ट वाले पैच में हमारे पास फोर्स आ जाएगी Fn। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि अगर हम इस पाथ के ज़्यादा छोटे छोटे पैचेस बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो एक पैच आ रहा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से लेकर ये वाला एक पैच बनाता हूँ तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा पैच है, और आप देख रहे हैं इसमें कर्व भी है थोड़ी सी। लेकिन अगर मैं इतने ही हिस्से के एक पैच की बजाय दो पैचेस बना दूं तो आप देखें ज़रा दो पैचेस में अलग-अलग हमारे पास जो है वो
जो कर्व है वो कम हो गई है, यानी लाइन में जो मोड़ है वो खम जो है वो कम हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लैटनेस ऑफ पाथ एलिमेंट जो है वो उतनी ज़्यादा होगी जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ पैचेस बनाएंगे, और जितने ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ पैचेस होंगे उससे हम ये कह रहे हैं कि फ्लैटनेस बढ़ जाएगी, और जितनी फ्लैटनेस बढ़ जाएगी हमारे पास डी जो है वो हर एलिमेंट में एक्यूरेट हो जाएगा, तो वहाँ से हम वर्क की एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब हम इन तमाम फोर्सेस की वजह से हर पैच में जो वर्क हो रहा है वो वर्क अलग-अलग फाइंड करेंगे। फर्स्ट पैच का वर्क निकालेंगे, सेकंड का निकालेंगे, थर्ड का निकालेंगे, लास्ट वाले का निकालेंगे, और तमाम पैचेस के वर्क को हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा जो हमने ए से बी तक लेके जाने के लिए उस पार्टिकल पर किया होगा वेरिएबल फोर्स से। तो इसके लिए हम डेल्टा W1 फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट पैच का वर्क, सेकंड पैच का वर्क डेल्टा W2, और थर्ड पैच का वर्क हमारे पास होगा डेल्टा W3, और इसी तरह लास्ट वाले का होगा डेल्टा WN। तो अगर हम डेल्टा W1 की बात करें तो इस पर हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। डेल्टा W1 में हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास है F1, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल्टा D1, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉज, और फर्स्ट पैच में एंगल है θ1। सेकंड पैच की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा F2 डेल्टा D2, और साथ में हमारे पास आ जाएगा कॉज θ2। थर्ड में हमारे पास आ जाएगा F3 डेल्टा D3 कॉज θ3। यानी मैं हर पैच का डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को और एंगल को यूज़ करके ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो लास्ट वाले पैच में हमारे पास आ जाएगा Fn, n पैच वाली फोर्स, n पैच वाला डिस्प्लेसमेंट हमने उसको डेल्टा Dn बोला है, और nth पैच में हमारे पास जो थीटा है उसको हमने थीटा n से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से हम अलग-अलग हर पैच में वर्क निकालेंगे और उस वर्क को ऐड अप कर देंगे। तो अगर मैं इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर दूं तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा जो हम उस पार्टिकल को ए से बी तक लेके जाने में उस पर करेंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा दिस वर्क प्लस दिस वर्क, और हम तमाम वर्क को ऐड करते जाएंगे और लास्ट वाला वर्क हमारे पास ये आ जाएगा। मैंने फर्स्ट पैच वाला वर्क ये लिखा, उसमें ऐड कर दिया सेकंड वाला, उसमें ऐड करेंगे थर्ड वाला, और लास्ट वाला हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्स की मैग्नीट्यूड भी हमने सपोज किया है कि चेंज हो रही है, और थीटा भी चेंज हो रहा है, और हर पैच का हो सकता है जो डिस्प्लेसमेंट है यानी हर पैच की जो लेंथ है वो भी डिफरेंट हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो फोर्स की मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, यानी ये एफ भी चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, उसको मैं आई बोल देता हूँ। इस आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फर्स्ट पैच के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, सेकंड पैच के लिए इसकी वैल्यू 2 होगी, थर्ड पैच के लिए इसकी वैल्यू 3 होगी, 10th पैच के लिए इसकी वैल्यू 10 होगी, और थीटा भी चेंज हो रहा है तो थीटा के साथ भी मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ। फर्स्ट पैच में थीटा 1 होगा, सेकंड में थीटा 2 होगा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी हर जो पैच है उसका डिफरेंट कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ भी आई आ जाएगा। तो फर्स्ट पैच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा D1 है, यानी आई की वैल्यू 1 होगी। सेकंड पैच का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D2 है, यानी आई की वैल्यू 2 होगी। यानी कि यहाँ पर आई की वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो आई की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा सकती है, n तक जा सकती है। तो ये हम इस इक्वेशन को समीशन की फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। समीशन स्टूडेंट्स याद रखिएगा 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ के सम को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे एफ कॉस थीटा और डेल्टा डी का तमाम पैचेस के लिए और उनको ऐड कर देंगे, इसलिए मैं उनको समीशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये वाला फार्मूला है हमारे पास जो हमें वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क डन को फाइंड करने का जो है वो एक रास्ता बता सकता है। लास्ट में हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात की थी और आखिर पर हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करके उस ग्राफ के एरिया को वर्क डन बोला था। और मैंने आपको बताया था कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमने ग्राफ बनाना है तो उस ग्राफ का जो एरिया है वो हमें वर्क बताएगा। तो यहाँ पर भी हम जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर फोर्स कांस्टेंट है
और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है वो फ्लैट एलिमेंट है, तो स्टूडेंट्स फोर्स कांस्टेंट होने के केस में जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनेगा वो फोर्स की मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के दरमियान होगा। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो जाती है, यानी उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है या दोनों चेंज हो सकती हैं, तो इन दैट केस हम एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के दरमियान ग्राफ बनाएंगे। तो इस केस में हम वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं, लिहाजा वर्टिकल एक्सिस पर हमने फोर्स लेनी होती है, तो यहाँ पे हम एफ कॉस थीटा को ले लेंगे क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये मैंने ग्राफ बनाया है, यानी डिफरेंट पॉइंट्स पर हमारे पास एफ कॉस थीटा की वैल्यू डिफरेंट है और उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। फर्ज कर लें यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो एफ कॉस थीटा की वैल्यू है वो ये है, और अगर हम इस वाले पैच की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एफ कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो फॉर एग्जांपल ये आ जाएगी, यानी कि एफ कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। इसी तरह इस पॉइंट पर देखें तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये आ जाएगा, और इधर से हमारे पास जो फोर्स है वो ये आ जाएगी, यानी हर पॉइंट पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही है, यानी फोर्स वेरिएबल है। अब अगर हम इस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लें तो वो एरिया हमें क्या बताएगा, वर्क डन बताएगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में तो हमारे पास थी एक रेक्टेंगल, हमने रेक्टेंगल का फार्मूला लगा के एरिया निकाल लिया था। यहाँ पे हमारे पास ये कर्व शेप है, तो यहाँ हम डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन हमने ये एरिया भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरी रेक्टेंगल के हम इस पूरी कर्व के नीचे जो एरिया है इसके हम छोटे छोटे पैचेस बना लेंगे। तो हमारे पास फर्ज कर लें कि फर्स्ट पैच आ जाएगा ये वाला, उसके बाद सेकंड पैच हमारे पास आ जाएगा ये वाला, थर्ड वाला मैंने ये ले लिया, फोर वाला ये ले लिया। इसी तरह हम इसके छोटे छोटे पैचेस बना देंगे और हमारे पास लास्ट वाला पैच फॉर एग्जांपल ये आ जाएगा, जिसको हम डेल्टा डी एन कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला पैच है इसमें डी की जो वैल्यू है उसको मैं डेल्टा डी वन कह देता हूँ, सेकंड वाले में मैं डेल्टा डी टू कह देता हूँ। इसी तरह लास्ट वाले के जो मेरे पास ये बेस होगी रेक्टेंगल की वो हमारे पास डेल्टा डी एन आ जाएगी। यानी कि हमने इस पूरी कर्व के नीचे जो एरिया है उसको छोटी छोटी रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हर रेक्टेंगल का अलग-अलग एरिया निकालेंगे और उसके बाद तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। और यही टोटल एरिया हमें क्या बताएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये जो टोटल एरिया होगा, यही टोटल एरिया जो है वो हमें वर्क की वैल्यू बताएगा, जो कि वेरिएबल फोर्स ने इस केस में किया है। अगली बात, जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि जितने ज़्यादा फ्लैट एलिमेंट्स होंगे उतना ज़्यादा वर्क एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल उसी तरह अगर आप यहाँ पे छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनाएंगे, यानी डेल्टा डी की वैल्यू स्मॉल होगी हर रेक्टेंगल के लिए, तो स्टूडेंट्स हमारे लिए उतना ज़्यादा वर्क जो है वो एक्यूरेट आएगा। तो मैंने लिखा है कि अगर हमारे पास लिमिट लग जाए, यानी हम ये कह दें कि हमारे पास जो डेल्टा डी है, यानी हर पैच की हर रेक्टेंगल की जो बेस है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, यानी कि वो बहुत छोटी रेक्टेंगल है, उसकी बेस ज़ीरो नहीं है लेकिन ज़ीरो को अप्रोच कर रही है, यानी बहुत छोटी बेस है। तो अगर बेस छोटी होगी तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वर्क है वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, क्योंकि उस केस में हमारे पास ये ऊपर वाली लेंथ जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएंगी, फ्लैट हो जाएंगी। यानी जितने ज़्यादा पैचेस बनाएंगे, जितनी ज़्यादा आप रेक्टेंगल्स बनाएंगे, उतनी ज़्यादा फ्लैटनेस होगी और उतना ज़्यादा वर्क आपके पास एक्यूरेट आएगा। बाकी मैंने ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, यानी कि हमारे पास एफ आई आ जाएगा, कॉस थीटा आई आ जाएगा और डेल्टा डी आई आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो आई की जगह पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो अगर हमने टोटल वर्क निकालना है तो हम आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं उन तमाम के एरिया को अलग-अलग फाइंड करके ऐड अप कर देंगे, वहाँ से हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा और वही टोटल एरिया हमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की वैल्यू बताएगा।